एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये वीडियो मेंस परीक्षा के लिए है, मुख्य परीक्षा के लिए है। क्योंकि मुख्य परीक्षा को निकालना, मेंस परीक्षा को निकालना अपने आप में काफ़ी चुनौती होती है। या वो यूपीएससी का मेंस हो, या बीपीएससी का मेंस हो, या यूपीपीएससी का मेंस को, तो दोनों यानी तीनों परीक्षा के मेंस परीक्षा को निकालना काफ़ी कठिन होती है। तो हम इसी समस्या को निदान करने के लिए हम हमेशा कुछ दिनों के गैप पर, यानी 2 दिन 3 दिनों के गैप पर हम कुछ प्रश्नों पे बात किया करेंगे और मॉडल उत्तर भी हमारा होगा कि कैसे लिखा जाता है। तो जब जब ये प्रश्न अपलोड हो तो कम से कम उसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिख लें और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लें। तो आज के पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। आज का जो प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं। पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ क्या है तथा ये लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? यद्यपि हाल ही में ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, किंतु जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार नहीं लाया जाता तब तक मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलना कठिन होगा। स्पष्ट कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन से कह रहा है कि जो आपका पर्सनल लॉ क्या होते हैं। पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि जितने भी अलग अलग समुदाय हैं सबके अपने कुछ कानून होते हैं, जैसे उत्तराधिकार से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, यानी उनके जो अपने सामाजिक कानून हैं। तो हर धर्म के अपने अपने हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पर्सनल लॉ क्या है और ये हमारे जीवन के कैसे प्रभावित कर रहा है, यानी हमारी जीवन शैली उसको कैसे प्रभावित करता है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जो ट्रिपल तलाक है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? असंवैधानिक। तो ट्रिपल तलाक किससे रिलेटेड है? जो इस्लाम को मानने वाले हैं भारत में उनसे संबंधित है। तो ये कह रहा है कि जब तक मुस्लिमों के यानी इस्लाम को मानने वाले के जो पर्सनल कानून है उनमें बदलाव नहीं होगा तब तक महिलाओं को, यानी जो इस्लाम धर्म को जो पालन करती है, तो उन महिलाओं को समानता नहीं मिलेगा। फिर एक और बात ये कह रहा है कि साथ ही बताइए कि क्या यानी जो समान नागरिक संहिता क्या लागू करने का समय आ गया है। तो इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मेंस परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रश्न को समझना। मेंस परीक्षा में महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न को समझना। तो देख सकते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसके उत्तर हम देख लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा है? पर्सनल लॉ विभिन्न धर्मों एवं विश्वासों पर आधारित होते हैं। ज्ञात है कि विभिन्न धर्मों के लोग मसलन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई एवं पारसी आदि अपने स्वयं के पर्सनल लॉ से शासित होते हैं। यानी जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया या पारसी हो गया, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं। ठीक है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हिंदू समुदाय, अगर आप हिंदू समुदाय को देख लें, हाँ, उदाहरण के तौर पे हिंदू समुदाय हिंदू विधि अधिनियम 1955-56। ठीक है। मुस्लिम समुदाय मुस्लिम विधि शरीयत अधिनियम 1937। ठीक है। ईसाई समुदाय ईसाई विधि तथा पारसी समुदाय पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 के द्वारा शासित होते हैं। तो हमें यह पता चला कि जितने भी धर्म हैं सबके अपने अपने पर्सनल कानून हैं उस धर्म से संबंधित। आगे बढ़े, चलिए। पर्सनल लॉ अपने अपने धर्म से संबंधित लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। क्या कह रहा है? लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। कौन? पर्सनल कानून यानी पर्सनल लॉ। आगे देखें। इसका कारण यह है कि यह प्रत्येक धर्मानुयायी को परिवार संबंधी मामलों तथा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं गोद लेने जैसे मामलों में पर्सनल लॉ के तहत निर्धारित मानदंडों
का ही पालन करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ सामाजिक कुछ नियम होते हैं, सामाजिक का मतलब क्या हुआ, यानी उस धर्म से संबंधित कुछ सामाजिक नियम होते हैं, जैसे विवाह का मामला हो जाए, या तलाक का मामला हो जाए, या उत्तराधिकार का मामला हो जाए, या आपका गोद लेने का हो जाए। तो हर धर्म का मामला क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब अगला जो सब टॉपिक हमने बनाया है, इसमें दिया है मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए मुस्लिम लॉ में सुधार आवश्यक है। तो ये कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को अगर सामाजिक न्याय देने हैं, अगर हमें न्याय देने हैं, अगर हमें सही से समानता के दायरे में उन्हें लाने हैं, तो जो मुस्लिमों का जो पर्सनल कानून है उसमें कुछ बदलाव लाने होंगे। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे कोई समाज आगे बढ़ता है, तो हर समाज में या हर धर्म में कुछ बदलाव आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके नैतिक नियम बनाए गए होते हैं, तो उस समय के कालखंड के हिसाब से बनाए गए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम 18वीं सदी 19वीं सदी में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं हिंदुओं में भी क्या था, सती प्रथा था। तो फिर क्या हुआ, उसको भी समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। यानी हर धर्म को एक समय के हिसाब के बाद से, यानी समाज की जरूरत के हिसाब से, देश की जरूरत के हिसाब से कुछ न कुछ बदलाव लाने होते हैं, जिससे उस समुदाय के स्त्री और पुरुष एक कदम ताल में आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, किंतु जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आधारित निम्नलिखित प्रथाओं को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में वास्तविक सुधार असंभव है। क्या कह रहा है, सुन लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, जो ट्रिपल तलाक है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने, जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि जो विवाह के जो नियम होते हैं, जो विवाह के नियम हैं और विवाह के बाद के जो नियम हैं, वो सारे पर्सनल लॉ में आते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया, उससे असंवैधानिक, यानी हमारे संविधान के हिसाब से वो सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कहां कहां बदलाव संभव है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह को अनुमति प्रदान की गई है। बहुविवाह की यह प्रथा महिला अधिकारों के विरुद्ध एवं अन्यायपूर्ण है। तो एक सबसे पहली बात देख सकते हैं, मुस्लिमों में क्या है, बहुविवाह की अनुमति है। तो उससे कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो महिलाओं के जो अधिकार में कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितनी महिलाओं को इज्जत सम्मान देनी चाहिए, हम उतनी इज्जत सम्मान नहीं दे पाते हैं जितनी कि वो हकदार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। मुस्लिम पर्सनल लॉ में दूसरी समस्या निकाह हलाला की है। एक और ये काफी विवादास्पद चीज है। क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दूसरी समस्या निकाह हलाला की है। निकाह हलाला के तहत एक महिला को पूर्व पति के पास लौटने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना होगा। अजीब सी बातें हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे आप ये मानिए कि जैसे कोई पति और पत्नी है, हम यहाँ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। अगर बाय द वे पत्नी या पति अगर गलती से मजाक से 3 बार तलाक 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 कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में तलाक हो गया। तो अगर एक को वापस आने हैं, यानी महिलाओं को वापस आने हैं अपने पति के पास, तो उस महिलाओं का विवाह पहले दूसरे से करवाना होगा, फिर वो वापस आएगी अपने पति के पास। अजीब सी बातें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार क्या हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में न तो मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है, तो एक मस्जिद में भी वो प्रवेश नहीं कर सकती है जहां वो जाकर इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस व्यवस्था को बदलकर मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यानी कम से कम महिलाओं को भी मंदिर में जाने की छूट दी जाए, अनुमति दी जाए।
कहाँ? मस्जिदों में। आगे, सबसे बढ़कर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बालिकाओं की शिक्षा पे समुचित ध्यान नहीं दिए जाने तथा बाल विवाह को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं महिला अधिकारों के पूर्णतः प्रतिकूल। एक और बात वहाँ देख सकते हैं, नकारात्मक बातें हैं। एक तो बालिकाओं के शिक्षा पे समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, और दूसरा ये है कि जब शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रामीण वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं बाल विवाह इसके माध्यम से प्रोत्साहित होता है। क्योंकि समाज के जो नियम है उस नियम से कहीं ना कहीं समाज न चाहते होने के बावजूद भी ये लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी सामाजिक न्याय मुस्लिम महिलाओं को मिलनी चाहिए, उतनी सामाजिक न्याय उन्हें मिल नहीं पाती है। ठीक है, आगे, समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में तर्क। अब यहाँ ये बात आ रही है कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ये कह रही है कि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाना चाहिए। तो एक और बात, समान नागरिक संहिता किसका भाग है? तो डीपीएसपी किसका भाग है? आपका डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से पक्ष में तर्क है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, किंतु संविधान लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वर्णन है कहाँ? तो अनुच्छेद 44 में देख सकते हैं। और संविधान लागू किया हुआ कम से कम 75 साल तो हो ही गए। तो 75 साल होने के बावजूद भी इसे लागू अब तक नहीं किया गया। किसको? समान नागरिक संहिता को। समान नागरिक संहिता को। ठीक है, आगे, 21वीं सदी के भारत को यदि शेष विश्व के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है तो हमें रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को त्याग कर खुले मन से संविधान के आदर्शों अर्थात समान नागरिक संहिता को शीघ्र अपनाना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से 21वीं सदी में हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है, और शेष विश्व के साथ अगर हमें भी विकास करने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रूढ़ियों का मतलब ये हुआ कि जो पुरानी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, और जो अंधविश्वास है, यानी आंख बंद करके हम पूरी भरोसा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें ये देखने होंगे कि समाज को बढ़ाने के लिए कौन सी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा? जो संविधान के जो आदर्श है, जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, जो बंधुत्व है, उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ किसी इस बात को हमें नहीं लेने हैं कि किसी हम खास धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हमें ये देखने हैं कि हमें अपने संविधान को, अपने देश को कैसे मजबूत करने हैं, क्योंकि बिना एक पक्ष को मजबूत हुए कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता है। आगे, किंतु भारतीय परिवेश को देखते हुए एक बार में ही समान नागरिक संहिता लागू करने के स्थान पर इसे क्रमिक रूप से लागू करना उचित कदम होगा। हाँ, ये बात सही है। जैसे अगर भारतीय समाज को अगर आप देखते हैं तो विविधतापूर्ण है, यानी अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, तो हमें अचानक लागू नहीं करना होगा, क्योंकि अचानक लागू करने से कहीं ना कहीं देश की जो सामाजिक ढांचा है वो गड़बड़ाने का डर रहता है। ठीक है, तो हमें इससे बचना होगा। तो हमें समान नागरिक संहिता में जो बदलाव भी करने हैं तो कैसे करने हैं? हमें धीरे धीरे। कैसे बदलाव करने में? धीरे। कैसे? क्रमिक रूप से। ठीक है, आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में वास्तविक सुधार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम महिलाओं में अगर हम वास्तविक सुधार चाहते हैं तो मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है उसमें हमें सुधार करना ही होगा। साथ ही देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना ज़रूरी है। एक और बात, अब ये समय आ गया है कि हम धीरे धीरे क्या करें? समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लागू करने की कोशिश करें, किंतु इसे क्रमिक रूप से लागू करना होगा। यानी हम इसे अचानक पूरी तरह से स्थापित न कर दें, इसके धीरे धीरे प्रावधानों को लागू करने की कोशिश करें। तो
हमने कोशिश किया है कि इस प्रश्न के माध्यम से कम इस ये प्रश्न की जो डिमांड है आपके सामने लाया जाए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारथी क्लासेस की जो पहल है, विशेष रूप से यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उसके मेंस एग्ज़ाम के लिए हमारा कार्यक्रम कारगर साबित हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और शुभ प्रभात।